बुशरा बीबी ने अडेला जेल में मुंतकली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। ये डिस्कस करेंगे कि क्या उनकी दरखास्त एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। बिलावल भुट्टो की अहलियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है और बिलावल भुट्टो को तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ने से रोका जाए, ये दरखास्त की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्ले के इंतखाबी निशान की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील फाइल कर दी है। इफत तहरा वो लापता हो गई है, उसके बारे में पता नहीं चल रहा, पता नहीं वो गुमशुदा हो गई है, उसको अगवा कर लिया गया है, लेकिन अब अल्टीमेटली उसके बारे में पता चल गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। बुशरा बीबी ने अडेला जेल में मुंतकली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। ये डिस्कस करेंगे कि क्या उनकी दरखास्त एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी, क्या वो अडेला जेल में मुंतकिल हो पाएंगी या उनको बनी गाला में ही रहना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे ये डिस्कस करेंगे कि बिलावल भुट्टो की अहलियत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है और बिलावल भुट्टो को तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ने से रोका जाए, ये दरखास्त की गई है। क्या जो बिलावल भुट्टो के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की गई है वो मंजूर हो जाएगी कि नहीं होगी, इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्ले के इंतखाबी निशान की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील फाइल कर दी है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजरसानी अपील मंजूर हो जाएगी या नहीं होगी, इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। उसके अलावा NA 155 लोधरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार इफत तहरा, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो गुमशुदा हो गई हैं या अगवा हो गई हैं, अब वो मिल चुकी हैं। कहां से मिली, कैसे मिली और ये क्या दास्तान है, इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इलेक्शन सर्वे को हम डिस्कस करेंगे। बेशुमार इलेक्शन सर्वे अब तक हो चुके हैं, बड़े सारे नेशनल और इंटरनेशनल सर्वे हो चुके हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने सर्वे किए, बहुत सारे एंकर पर्सन्स ने सर्वे किए, टीवी चैनल से सर्वे किए और भी बेशुमार सर्वे जो है ना इलेक्शन के हवाले 2024 के हवाले से किए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली जो अभी एक सर्वे किया गया है वो उर्दू न्यूज ने सर्वे किया है इलेक्शन 2024 के हवाले से। इसमें मुख्तलिफ पार्टीज को डिस्कस किया गया है कि कौन सी पार्टी नंबर 1 के ऊपर है, कौन सी नंबर 2 के ऊपर है। लेकिन अब तक का यानी उर्दू न्यूज को शामिल करके अब तक जितने भी नेशनल या इंटरनेशनल सर्वे किए गए उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 के ऊपर है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम कैंपेन को देखें सोशल मीडिया के ऊपर, अदरवाइज तो उनको कैंपेन नहीं करने दी जा रही, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन को देखें तो तहरीक इंसाफ नंबर 1 के ऊपर है। और अगर हम जनरली आम लोगों से कंसल्ट करें, डिस्कस करें कि भाईजान आपने वोट किसको देना है, तो मेजॉरिटी ऑलमोस्ट अगर मैं ये कहूं ना कि 85 to 90% लोगों की यही राय है कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देना है। अब इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या उनके वोटर्स के लिए है वो ये है कि क्या वो इलेक्शन वाले दिन यानी कि 8 फरवरी को वोट कास्ट करने के लिए निकलते हैं कि नहीं निकलते। देखिए, ये एक तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा टेस्ट है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी जबरदस्त कैंपेन की गई, तहरीक इंसाफ का ग्राफ सबसे ऊपर है, तमाम जमातों को एक साइड पर रखते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर 1 के ऊपर आती है। इमरान खान की पसंदीदगी सबसे ज्यादा है और लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते हैं। लेकिन क्वेश्चन फिर वही कि इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि क्या ये अपने वोटर्स को घरों से बाहर निकाल पाएंगे और पोलिंग स्टेशन की तरफ ले जा पाएंगे कि नहीं ले जा पाएंगे। देखें, ये ऐसे ही होता है कि अगर कोई भी शख्स पूरा साल मेहनत करता रहे और एग्जाम वाले दिन अगर वो घर से बाहर ना निकले और जाके इम्तिहान ना दे तो उसके सारे साल की मेहनत ज़ाया हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह ही है कि अगर आपने मेहनत की, आपने इमरान खान के हक में नारे बुलंद किए, आपने उनका नाम बुलंद किया, आपने भरपूर तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाई, आप इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, आप इमरान खान को वोट देना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इलेक्शन वाले दिन घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर आपकी वो मेहनत, आपका वो वोट मांगना, आपकी वो कैंपेन वो बिल्कुल बेमकसद और बेसूद हो जाएगी। मैं समझता हूं कि इमरान खान से मोहब्बत और वफादारी का सबूत यही है कि आपने हर सूरत 8 फरवरी को घरों से बाहर निकलना है, पोलिंग स्टेशन में जाना है और हर सूरत में अपना वोट कास्ट करना है। यही इमरान खान के साथ मोहब्बत होगी, यही इमरान खान के साथ वफादारी होगी। अच्छा जी, ऐसा सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एक बड़ी खबर चल रही थी कि जी NA 155 लोधरा से तहरीक इंसाफ की एक उम्मीदवार है इफत तहरा, वो लापता हो गई है, उसके बारे में पता नहीं चल रहा, पता नहीं वो गुमशुदा हो गई है, उसको अगवा कर लिया गया है, लेकिन अब अल्टीमेटली उसके बारे में पता चल गया है वो जहांगीर तरीन के घर से बरामद हो गई हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं इलेक्शन से दस्तबरदार होती हूँ और मैं जहांगीर तरीन की हमायत का ऐलान करती हूँ। अब इसमें 2 मुख्तलिफ वर्जन जो है मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो आज की वीडियो के हवाले से जो इफत ताहिरा ने जहांगीर तरीन की हमायत का ऐलान करते हुए जो वीडियो जारी की, वो बयान क्या था उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद
थोड़ा सा ये भी डिस्कस करेंगे, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इनको टिकट मिला था उस वक्त कुरान पाक हाथ में उठाकर उन्होंने कौन सी कसम खाई थी, इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं ये कह दूं कि मैं ये ऑलरेडी पहले भी काफी दफा ये बात डिस्कस कर चुका हुआ हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, जिस तरह के ये चैलेंज है कि वो अपने वोटर्स को घरों से बाहर निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते, इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के लिए ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो अपने उम्मीदवारों को कामयाब होने के बाद अपने पास रोक पाते हैं कि नहीं रोक पाते। मैंने चंद दिन पहले भी अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी कि इमरान खान के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होने वाला है, और मैंने उसमें बड़ी तफसील के साथ ये बातें की थी कि बहुत सारे लोग जो इस वक्त समझते हैं कि इमरान खान का ग्राफ सबसे ऊपर है, तहरीक इंसाफ का वोट बैंक सबसे ज्यादा है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान का नाम कैश करवाना चाहते हैं और लोगों से वोट हासिल करना चाहते हैं। इस वक्त वो उनसे अब जो कहेंगे वो करने को तैयार हो जाएंगे। उनको कुरान पाक का आप पकड़ा दें, उनसे कसम ले लें, उनसे हलफ ले लें, उनसे जो मर्जी ले लें, लेकिन उनको फिलहाल सिर्फ ये है कि हम तहरीक इंसाफ का नाम इस्तेमाल करके वोट ले सकें और हम इलेक्शन में कामयाब हो जाएं। लेकिन उनका भी ये इम्तिहान होगा कि इलेक्शन जीत जाने के बाद वो तहरीक इंसाफ के साथ रहते कि नहीं रहते, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी ये बड़ा क्वेश्चन और उनके लिए भी ये बड़ा चैलेंज होगा कि वो अपने वो उम्मीदवार जो कामयाब हो चुके हैं उनको अपने पास रोक पाते हैं कि नहीं रोक पाते। देखें, बड़ी सारी जिस तरह की अभी मैं ये बात करूं कि इफ़त ताहिरा के हवाले से डेफिनेटली इनके ऊपर प्रेशर आया होगा, इनको डराया गया होगा, इनको धमकी दी गई होगी, इनको लालच दिया गया होगा, व्हाटएवर जो कुछ भी है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई है ना इनके साथ। ये डर गई हैं, ये खौफजदा हो गई हैं, ये किसी दबाव में आ गई हैं, ये किसी लालच में आ गई हैं, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम इनके साथ बनी है ना। लेकिन अभी इलेक्शन हुआ नहीं है, जब इलेक्शन हो जाएगा, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत जाएंगे, तो उस वक्त फिर ये उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा कि वो तहरीक इंसाफ के पास रहते हैं कि नहीं रहते। देखिए, बड़े सारे मसाइल हैं, वो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। धमकी दी जा सकती है, मुख्तलिफ केसेस में मुलव्वस करने के हवाले से धमकी दी जा सकती है, जेलों में बंद करने के हवाले से धमकी दी जा सकती है कि आपको उठा लिया जाएगा, आपके बच्चों को उठा लिया जाएगा, आपके साथ पता नहीं क्या क्या कर दिया जाएगा। अब जो कामयाब होने वाले उम्मीदवार हैं उनको धमकी भी मिल सकती है, उनके ऊपर प्रेशर वगैरह भी आ सकता है, उनको लालच भी दिया जा सकता है, उनको मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्वस करने की धमकी भी दी जा सकती है, उनको पैसे का लालच भी दिया जा सकता है, उनको वजारत का लालच भी दिया जा सकता है। तो उनके लिए फिर टिकना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, एक बंदा जो इलेक्शन लड़ता है वो इस वक्त तो उनको लालच है ना, तो वो कोई इमरान खान की तहरीक इंसाफ की बात करते हैं, लेकिन इलेक्शन के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो फिर जब आप 2-4 करोड़ 5 करोड़ या 10 करोड़ व्हाटएवर जितने भी पैसे खर्च करने के बाद जीत जाएंगे, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इमरान खान के पास रहना। तो मैं ये समझता हूं, मैंने पहले भी ये प्रेडिक्शन दी हुई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म के ऊपर इस वक्त जितने भी उम्मीदवार आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो जीत जाने के बाद ऑलमोस्ट 90%, यानी कि जिस तरह से तहरीक इंसाफ का वोट बैंक इस वक्त 90% है ना, यानी कि 90% तहरीक इंसाफ का और 10% दिगर तमाम जमातों का, इसी तरह ये भी इम्कान है कि जीत जाने के बाद 90% कामयाब तहरीक इंसाफ के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं रहेंगे, वो उड़ेंगे और किसी न किसी दूसरे घोंसले में जा बैठेंगे। बहरहाल अब ये देखना होगा कि क्या तहरीक इंसाफ उनको अपने पास रोक पाती है कि नहीं रोक पाती, और ये भी कि कामयाब होने के बाद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रह पाते हैं कि नहीं रह पाते। लेकिन बहरहाल इसमें मैं पहले भी अपनी प्रेडिक्शन दे चुका हुआ हूँ, वंस अगेन ये प्रेडिक्शन दे रहा हूँ कि कामयाब हो जाने के बाद ये लोग नहीं रहेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं रहेंगे, ये भाग जाएंगे, ये किसी न किसी दूसरी जो सियासी जमात है, जो कोई भी रूलिंग पार्टी होगी, उसमें शमूलियत अख्तियार कर लेंगे। अच्छा, पर बात कर लेते हैं ये जी लोधरा का हल्का NA 155 इफ़त ताहिरा के हवाले से बड़ी खबरें चली कि जी गुमशुदा हो गई हैं, लापता हो गई हैं, अगवा कर लिया गया है। बहरहाल वो गुमशुदा, लापता या अगवा तो नहीं हुई थी, उनकी आज की वीडियो रिकॉर्डिंग जारी हुई है जिसमें वो जहांगीर तरीन के घर के अंदर बैठी हुई थी और बड़े ही मतलब कंफर्टेबल तरीके से एक अच्छे ड्रेस के अंदर, उनके एक्सप्रेशंस बिल्कुल ठीक थे और वो बिल्कुल आम नॉर्मल माहौल में नजर आ रही थी। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि शायद उनके ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव या प्रेशर हो, व्हाटएवर हो सकता है, लेकिन बाजार जो नजर आ रहा था ना वो ऐसा नहीं लग रहा था। अच्छा, उन्होंने जो एक वीडियो रिकॉर्डिंग जारी की जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, हो सकता है कि आप सब लोग उससे ऑलरेडी वाकिफ हो, लेकिन उन्होंने जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया वो मैं लफ्ज पे लफ्ज आपके सामने पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा कि मैं NA 155 लोधरा से जहांगीर तरीन के हक में दस्तबरदारी का ऐलान करती हूं। मैंने लोधरा से अमली सियासत का आगाज नून लीग के सदीक बलोच के खिलाफ किया था। सदीक बलोच की अवाम दुश्मन और जाहलाना पॉलिसियों के खिलाफ सियासत का आगाज किया। सदीक बलोच ग्रुप 2-3 दिन से प्रोपोगंडा कर रहा है कि मुझे अगवा कर लिया गया है, हालांकि ये गलत और झूठ पर मबनी प्रोपोगंडा है।
عوام صدیق بلوچ گروپ کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عوام سے درخواست ہے کہ صدیق بلوچ کے خلاف میرا ساتھ دیں، عوام N155 میں جہانگیر خان ترین کو ووٹ دیں۔ مجھ پر پیسوں کا الزام لگایا گیا ہے جو کہ جھوٹ پر مبنی ہے، میں پیسوں کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی، میں لگائے گئے تمام الزامات کی تردید کرتی ہوں۔ اب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو امیدوار تھی اس اپنے الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہوئے جہانگیر ترین کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اب یہاں میں آپ کی یاد دہانی کے لیے ان کی ایک اور ویڈیو جو اس سے پہلے جب ان کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ٹکٹ جاری کیا گیا تھا، اس وقت انہوں نے قرآن پاک اپنے ہاتھ میں پکڑ کے کس طریقے سے کس انداز سے قسم کھائی تھی کہ میں کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وفادار رہوں گی اور میں کس طرح عمران خان کے ساتھ وفادار رہوں گی، وہ بھی میں لفظ بلفظ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے قرآن پاک اپنے ہاتھ میں پکڑ کے سب سے پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور اس کے بعد وہ انہوں نے جس طرح کہ عمران خان صاحب اپنی تقریر کے آغاز میں پڑھا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، انہوں نے یہ پڑھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے حلقہ N155 سے پاکستان تحریک انصاف کی نامزد امیدوار ہوں، عمران خان نے مجھے پارٹی ٹکٹ دیا ہے اور میں اس ٹکٹ کا مان اور برم ہمیشہ قائم دائم رکھوں گی، اس کا میں حلف اٹھاتی ہوں۔ اور باقی یہ کہ اگر میرے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی ان یوزول سچویشن آتی ہے، کوئی ان ایکسپیکٹڈ سچویشن آتی ہے تو میں کوشش کروں گی کہ میں اپنی جان پر گزر جاؤں گی، لیکن میں اپنے حلقے کی عوام کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گی، اور آپ کو کوئی بھی جھوٹی سچی کوئی بھی خبر آئے چاہے وہ حقیقت پر ہی مبنی کیوں نہ ہو، آپ نے اس سے حوصلہ نہیں ہارنا، اور آپ نے 8 فروری کو شٹل کاک کے نشان پر مہر لگانی ہے، اور آپ نے ہر صورت پولنگ اسٹیشن پہ جانا ہے اور میرے لیے دعا کرنی ہے۔ اب یہ دیکھیں، اب ان لوگوں کا یہ ایمان ہے یعنی کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ لینے کے لیے یہ مرے جا رہے تھے، اور جب ان کو ٹکٹ مل گئی تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور عمران خان کے ساتھ وفاداری نبھانے کے لیے اور لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، لوگوں سے اپنا ووٹ لینے کے لیے ان لوگوں نے قرآن پاک، یہ صرف یہ خاتون نہیں ہے، بے شمار اور بھی بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ لینے کے لیے قرآن پاک اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اللہ کی قسمیں کھائی ہیں، قرآن پاک کی قسمیں کھائی ہیں، عمران خان کے ساتھ وفاداری کی قسمیں کھائی ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ وفاداری کی قسمیں کھائی کہ ہم جیت جانے کے بعد ہم عمران خان کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن ابھی تو کیا کہتے ہیں کہ پارٹی شروع ہوئی ہے، مطلب ابھی تو الیکشن ہوا ہی کوئی نہیں، اور یہ لوگ ابھی سے مطلب پریشر لینا شروع ہو گئے ہیں، دباؤ یہ برداشت نہیں کر پا رہے، ان کو پتہ نہیں کوئی خوف ہے، ڈر ہے، لالچ ہے، پیسہ ہے، واٹ ایور جو کوئی بھی ہے، لیکن کم سے کم نارمل صورتحال نہیں ہے۔ یہ تو ابھی الیکشن ختم نہیں ہوا، ابھی تو وہ کامیاب نہیں ہوئی، تو وہ پریشر برداشت نہیں کر سکی، تو اگر کامیاب ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ اسی طرح کی صورتحال ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ کامیاب ہو جانے کے بعد پریشر برداشت کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، پیسہ چھوڑنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، وزارت کو ٹھکرانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا صورتحال بنتی ہے۔ اچھا جی، بشرا بی بی نے اڈیالہ جیل منتقلی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہوا ہے، چونکہ جب ان کو عدت میں نکاح کے کیس میں سزا سنائی گئی 7 سال کی اور 5 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا، تو ان کو اڈیالہ جیل منتقل کرنے کی بجائے ان کے گھر بنی گالہ میں ان کو شفٹ کر دیا گیا۔ تو اب جب اس کے اوپر کافی ساری باتیں ہونی شروع ہو گئیں، کافی سارا پروپیگنڈا شروع ہو گیا، تو بشرا بی بی نے یہ مناسب سمجھا کہ مجھے اب بنی گالہ کے اندر نہیں رہنا چاہیے، مجھے اڈیالہ جیل کے اندر رہنا چاہیے۔ جس طرح سے یہ ہے بھی درست بات، جس طرح سے عام دوسری خواتین کو اڈیالہ جیل کے اندر رکھا گیا ہے، 9 مئی کے حوالے سے بے شمار خواتین کو پکڑا گیا اور ان کو اڈیالہ جیل کے اندر بند کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جتنی بھی سیاسی خواتین ہیں یا ادروائز جتنی بھی خواتین ہیں وہ اس وقت کدھر ہیں؟ وہ جیل کے اندر ہے۔ تو پھر کسی ایک خاتون کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا کہ اس کو جیل کی بجائے آپ اس کے گھر میں منتقل کر دیں، یہ بہرحال بات صحیح نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنی اپلیکیشن میں لکھا کہ تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں، اس لیے کسی بھی عام قیدی کی طرح سزا اڈیالہ جیل میں کاٹنا چاہتی ہوں، یہ ان کا موقف درست ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کی جو پٹیشن ہے وہ ایکسیپٹ ہو جائے گی، اور بشرا بی بی کو جس طرح سے دوسرے قیدی اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہیں یا مختلف جیلوں کے اندر موجود ہیں، ان کو بھی گھر میں نظر بند نہیں رکھا جائے گا یا گھر میں ان کو قید نہیں رکھا جائے گا، ان کو اڈیالہ جیل کے اندر منتقل کر دیا جائے گا۔ پٹیشن یہ جو کی گئی ہے یہ ایکسیپٹ ہو جائے گی۔ اچھا جی، بلاول بھٹو کے خلاف ایک پہلے کیس فائل کیا گیا سندھ ہائی کورٹ کے اندر، وہاں سے خارج ہوگا تو اس کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل فائل کی گئی ہے۔ اپیل اب کیا تھی اس کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس وقت 2 جماعتیں ہیں، ایک پاکستان پیپلز پارٹی اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کا جو انتخابی نشان ہے وہ تلوار ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا انتخابی نشان
तीर है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। अब उनके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील फाइल की गई है कि इनसे तीर का निशान वापस ले लिया जाए, वो ये कि कानून के मुताबिक कोई भी शख्स एक वक्त में 2 जमातों का मेंबर नहीं रह सकता। और चूंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उसके मेंबर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन किस तरह से लड़ सकते हैं, लिहाजा उनसे उनका इंतखाबी निशान वापस लिया जाए। तो मैं समझता हूं ये अपील जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की गई है ये खारिज हो जाएगी, ऐसे ही जैसे सिंध हाई कोर्ट से ये खारिज कर दी गई थी। अच्छा, अब लास्ट पे हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्ले के इंतखाबी निशान के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नजरसानी की अपील फाइल कर दी है। देखें, इस फैसले को तो मैं बिल्कुल स्टूपिड और अब्सर्ड फैसला कहूंगा, क्योंकि जब इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दिए गए थे, इनसे इंतखाबी निशान यानी कि बल्ले का निशान वापस ले लिया गया था, तो ये पेशावर हाई कोर्ट में चले गए या उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में चले गए या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले गए। मतलब ये फोरम शॉपिंग के चक्करों में इधर उधर घूमते रहे। हालांकि मैं समझता हूं कि इनको उस वक्त जाया किए बगैर चाहिए था कि फौरी तौर पर अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाते। हो सकता है कि इलेक्शन के अंदर होते, हो सकता है कि एक इनके पास अपना एक इंतखाबी निशान मौजूद होता। उस वक्त किए गए गलत फैसले का ही ये एक नतीजा है कि बतौर सियासी जमात ये इलेक्शन के अंदर मौजूद नहीं है, इनके पास अपना कोई इंतखाबी निशान मौजूद नहीं है। तो मैं समझता हूं कि उस वक्त इन्होंने अपना वक्त ज़ाया किया और बहुत बड़ी गलती की। जब इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार दे दी गए थे, इनको चाहिए था कि फौरी तौर पर अपने इलेक्शन करवाते। लेकिन चले वट एवर जो भी सूरत बनी उस वक्त ये इलेक्शन नहीं करवा सके। तो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला इनकी फेवर में नहीं आया, ये आई थिंक सो कि 13 जनवरी की बात है, तो उसके बाद इनको मैं समझता हूं कि 2 काम करने चाहिए थे फौरी तौर पे। बल्कि सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट करने वाला काम था वो ये था कि फौरी तौर पर अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाते और बल्ले का निशान वापस ले लेते। लेकिन इन्होंने सबसे बड़ी गलती, एक बड़ी गलती उस वक्त की जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया, और दूसरी बड़ी गलती उस वक्त की जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फैसला इनके खिलाफ आ गया और उसके बाद इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। और दूसरी बड़ी गलती ये की कि हर काम का एक टाइम होता है। देखें, जिस तरह से वो मिसाल ही दी जाती कि वेले दी नमाज ते कवेले दी टकरां, ये कवेले की टकरें हैं। उस वक्त इनको चाहिए था कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन ये बर वक्त नहीं करवा सके, हालांकि ये बाद में इन्होंने 5 फरवरी की डेट दी थी जो कि बाद में इन्होंने विड्रॉ कर ली, इलेक्शन के बाद करवाएंगे। बहरहाल पहली बात तो यह कि इलेक्शन करवाने चाहिए थे। अगर इलेक्शन नहीं करवाए थे तो कम से कम फौरी तौर पर जो दूसरे नंबर पे करने वाला काम था वो ये था कि नजरसानी अपील फाइल कर दी जाती। यानी कि 13 जनवरी से लेके आज की तारीख तक ऑलमोस्ट 1 महीना गुजर चुका है। अब 1 महीना वक्त जाया करने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील लेके गए हैं, तो अब क्या होगा? पहली बात तो यह है कि इनकी अपील एंटरटेन नहीं होगी। अगर एंटरटेन हो जाएगी तो वो इलेक्शन के बाद चली जाएगी, और इलेक्शन के बाद भी अगर इसकी समाअत होगी तो इनकी अपील खारिज हो जाएगी। तो क्या फायदा होगा? यानी कि आपने अल्टीमेटली इलेक्शन ही करवाने थे। मतलब जब इलेक्शन कमीशन का फैसला आया तब भी आपको इलेक्शन करवाने चाहिए थे, उस वक्त नहीं करवाए। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया तब आपको करवा लेने चाहिए थे, उस वक्त भी आपने नहीं करवाए। आपको अल्टीमेटली इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही करवाने पड़ेंगे। आप मेरी बात ये लिख लें, नोट कर लें, याद कर लें कि आपको इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही करवाने पड़ेंगे। आप अभी तक बिल्कुल गलत तौर पे खेल रहे हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।